हेलो फ्रेंड्स, आयनिक इक्विलिब्रियम के इस सेक्शन में हम बात करेंगे बाकी बचे हुए दो हाइड्रोलाइसिस की, जिसमें हम सबसे पहले लेने वाले हैं वीक बेस से बने सोल्ट का हाइड्रोलाइसिस। आइए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, थर्ड सोल्ट है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ऐसे सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस बहुत इंटरेस्टिंग होता है जिसके दोनों मेंबर क्या होते हैं, वीक होते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट के अंदर ही पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट KH। अगर मैं अमोनियम एसीटेट की बात करूं, इसके हाइड्रोलाइसिस से वीक एसिड एसिटिक एसिड और वीक ही बेस NH4OH बनेगा। मैंने आपको क्या तरीका बताया था सोल्ट को चेक करने का, नेगेटिव आयन के साथ H जोड़ के देखो कौन सा एसिड बन रहा है, एसिटिक एसिड। पॉजिटिव आयन के साथ OH जोड़ के देखो कौन सा बेस बन रहा है, NH4OH। और ये दोनों ही दोनों वीक हैं। इस तरह से ये जो सोल्ट है वो वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सोल्ट है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो राइट साइड में कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनने के कारण कोई भी आयन दोनों साइड कैंसिल नहीं होगा, ना तो केटायन केटायन से कैंसिल होगा, ना एनायन एनायन से कैंसिल होगा। यानी कि इसमें एनायन का भी हाइड्रोलाइसिस होगा और केटायन का भी हाइड्रोलाइसिस होगा। इसलिए इस टाइप के हाइड्रोलाइसिस को केटायनो एनायनिक हाइड्रोलाइसिस भी कहा जाता है। धनायनिक ऋणायनिक जल अपघटन। फर्स्ट वाला जो केस बताया था उसमें हमने क्या लिखा था, धनायनिक जल अपघटन। सेकंड वाला जो केस बताया था उसमें लिखा था ऋणायनिक जल अपघटन। लेकिन इसमें दोनों ही आयन जल अपघटित हो रहे हैं तो इनका दोनों का। दूसरी बात, वी की एसिड बन रहा है, वी की बेस बन रहा है, यानी कि और दोनों बराबर मात्रा में भी बन रहे हैं। एक तो एसिड और बेस बराबर ताकत के हैं, दोनों बराबर मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि इस प्रकार के विलयनों की पीएच, अगर मैं इस पर्टिकुलर की बात करूं तो पीएच एग्जैक्टली 7 आएगी, क्योंकि इसके वियोजन स्थिरांक का मान और इसके वियोजन स्थिरांक का मान बराबर होता है। लेकिन अगर मैं पूरे इस कैटेगरी के लवणों की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, ऐसे लवणों की पीएच नियर टू 7 आती। जो एग्जाम्पल मैंने लिया वो तो एग्जैक्ट 7 आएगी, पर इस तरह के जितने भी लवण होते हैं उनकी पीएच 7 के आसपास आती है। यानी कि आप कह सकते हैं इन सब का सोल्यूशन ऑलमोस्ट कैसा होता है बच्चों, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। तो ये स्टार्टिंग के 3 पॉइंट हैं जो हम हर सोल्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। अब हम बात करें हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट को निकालने की, तो बिल्कुल वैसे ही तरीका वही है कैलकुलेशन करने का, आप लोग समझ सकते हैं। अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट लिखता हूं तो लिखा जाएगा एसिटिक एसिड की सांद्रता NH4OH की सांद्रता डिवाइडेड बाय, इस बार बेटे दोनों आयन आएंगे, एसिटेट आयन भी आएगा और अमोनियम आयन भी आएगा। इन दोनों को चाहे साथ लिख लो और चाहे अलग अलग लिख लो, इसको नंबर 1 में डाल दिया मैंने। ये हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की इक्वेशन है। अब अगर मैं NH4OH को आयनाइज करके इसका K भी निकालूं हर बार की तरह, तो इसका जो वियोजन स्थिरांक आएगा वो आएगा NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव अपॉन NH4OH। तो इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर 2 दे देता हूं। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालूंगा कि A जिसको आप बोलते हैं, तो हर बार की तरह एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन। और KW आपको पता ही है, KW किसके बराबर होता है, KW होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के बराबर। तो अगर मैं इक्वेशंस को नंबर दे रहा हूं 2, 3, 4, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इक्वेशन 4 में से डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 3, इन दोनों इक्वेशंस को सम करके, इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके, किसको, KB को, और इसको KA लिखना चाहिए था,
Kb को और Ka को, और फिर मैं डिवाइड कर दूं Kw से, तो आइए करते हैं। तो हमारा क्या आ रहा है, क्या करना चाह रहा हूं मैं, Kw को Ka और Kb दोनों के मल्टीप्लाई से डिवाइड कर रहा हूं, तो Kw की जगह तो आ गया H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, Ka की जगह आएगा एसीटेट आयन, H पॉजिटिव आयन तो ऊपर नीचे, और नीचे डिवाइड में होने के कारण ये ऊपर चला जाएगा एसिटिक एसिड। बिल्कुल वैसे ही NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव नीचे, और डिवाइड होने के कारण NH4OH पहुंच जाएगा ऊपर। इस बार H से H कैंसिल होगा और OH से OH कैंसिल होगा, तो मेरा जो एक्सप्रेशन आ रहा है ऊपर एसिटिक एसिड इंटू NH4OH अपॉन एसीटेट आयन और NH4 पॉजिटिव, देख लीजिए एसिटिक एसिड इंटू NH4OH और नीचे एसीटेट आयन और अमोनियम आयन, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन बच रहा है ये किसके बराबर आ रहा है बेटे, ये KH के बराबर आ रहा है। तो इस बार KH का रिलेशनशिप आ जाएगा KW अपॉन KA इंटू KB। फर्स्ट सोल्ट में क्या आ रहा था, ओनली KB आ रहा था, सेकेंड सोल्ट में ओनली K आ रहा था। क्योंकि इसमें दोनों ही मेंबर वीक हैं, इसलिए KH इज इक्वल टू KW अपॉन K इंटू KB के बराबर होगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 बना लेता हूं। सेकेंड हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस जिसको आप जल अपघटन की मात्रा भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस स्मॉल h से डिनोट करते हैं। आइए, एसीटेट आयन अमोनियम आयन प्लस वाटर गिव्स एसिटिक एसिड प्लस NH4OH। इसी इक्वेशन को दोबारा लिख लिया मैंने, लेकिन यहां पर क्योंकि दोनों का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो मैं दोनों के लिए 1 H यूज करूंगा। इससे पहले के दोनों केसेस में या तो केटायन का होता था या एनायन का होता था, तो ये लेफ्ट साइड में एक ही बार आता था, लेकिन यहाँ पर एनायन का भी हो रहा है केटायन का भी हो रहा है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में मैं 1 HC लिखूंगा। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों आयनों का हाइड्रोलाइसिस सेम क्वांटिटी से हो, जितने का ये उतने का ये हो, पर मैं जानता हूं कि इन दोनों के Ka और Kb की वैल्यूज बराबर हैं, तो इसका जितना हाइड्रोलाइसिस होगा उस आयन का भी उतना ही हाइड्रोलाइसिस होगा। तो अगर मैं KH के अंदर ये वैल्यूज पुट करता हूं तो ऊपर तो आ जाएगा HC का स्क्वायर, HC इंटू HC, और नीचे आ जाएगा 1 HC का स्क्वायर। आप साफ देख पा रहे हैं कि ऊपर भी C स्क्वायर आएगा, नीचे भी C स्क्वायर आएगा, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो KH आता है इसमें KH इज इक्वल टू H स्क्वायर। पता ही आपको 1 H को मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 मान के छोड़ दिया होगा। तो पहली बार KH के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि इन सोल्ट का जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है वो होता है √KH, और पहली बार इसके अंदर कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रही। इसका मतलब ऐसे सोल्ट्स का जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है, जिसको जल अपघटन की मात्रा बोला जाता है, वो सांद्रता पर या कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। इनका जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है वो कांस्टेंट होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर मैं KH की वैल्यू पुट कर दूं, यही कर देते हैं, अगर मैं KH की वैल्यू पुट कर दूं तो H की वैल्यू आती है KW अपॉन KA इंटू KB का स्क्वायर रूट। इस तरह से हम अलग अलग एक्सप्रेशंस के थ्रू H की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें H प्लस को कैलकुलेट करना या OH नेगेटिव कैलकुलेट करना। एक छोटी सी दिक्कत आपके सामने यूं आएगी कि ना तो इसमें फ्री स्टेट में कोई H पॉजिटिव आ रहा और ना ही इसमें कोई फ्री स्टेट में OH नेगेटिव आ रहा, तो हम डायरेक्ट H प्लस या OH नेगेटिव तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास ऐसे मेंबर जरूर हैं जो पार्शली आयनाइज होके क्या बना सकते हैं, एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन बना सकते हैं, या NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बना सकते हैं। आपको अच्छे से पता है ये जो है एसिटिक एसिड, ये आयनाइज फॉर्म में रहेगा तो कैसे रहेगा, एसिटेट आयन और H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो आइए थोड़ा आयनाइजेशन मानते हुए हम इससे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरी जो नेट इक्वेशन है, उस नेट इक्वेशन में इन आयंस की कंसंट्रेशन को प्लेस करके हम किस तरीके से
इन सोल्ट्स की पीएच कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। मैं वापस अपनी इक्वेशन लिख रहा हूं कि मेरी इक्वेशन में एसीटेट आयन अमोनियम आयन के हाइड्रोलाइसिस से बन रहा है एसिटिक एसिड और NH4OH, राइट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एसिटिक एसिड और इनकी वैल्यूज भी आपको बताइए, 1 HC, 1 HC, HCNH3। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एसिटिक एसिड जितना मर्जी कम आयनाइज हो रहे, कुछ अमाउंट तो इसकी आयनाइज होगी। अब इस अमाउंट की अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो उस इक्विलिब्रियम में, जो कि एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का पार्ट है, एसिटिक एसिड कितना है H इंटू सी, एसिटेट आयन कितना है 1 H इंटू सी। भाई एक इक्विलिब्रियम में अगर कोई स्पीशीज 2 बार आ रही है तो कंसंट्रेशन तो उसकी सेम ही रहेगी ना एज पर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इसलिए मैं एसिटिक एसिड की HC पुट कर रहा हूं और एसिटेट आयन की 1 HC पुट कर रहा हूं। अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड की बात करूं तो वो होगा एसिटेट आयन H पॉजिटिव आयन अपॉन एसिटिक एसिड के बराबर। अब अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये तो आ रही है बेटा 1 HC, इसको मेरे को पीएच में यूज करना ही H पॉजिटिव, और ये आ रहा है HC, एसिटिक एसिड HC और एसिटेट आयन 1 HC। तो C से C कैंसिल हो गया, ऊपर 1 ही आएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी H पॉजिटिव अपॉन H। तो अगर मुझे H पॉजिटिव निकालना है तो मैं Ka को H से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो हो जाएगा K इंटू H। और अभी थोड़ी देर पहले आपने स्मॉल h की वैल्यू निकालना सीखा है, तो K को मैं उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्या थी वो वैल्यू? KW अपॉन Ka इंटू KB। बच्चों एक चीज को ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप वीक एसिड को अनाइज करके ही कैलकुलेशन कर सकते हो, आप वीक बेस को भी अनाइज करके कैलकुलेशन कर सकते हो। आप करके देखिएगा, सेम आंसर आएगा, दोनों में ही सेम एक्सप्रेशन आएंगे। तो ऐसा नहीं कि सर आपने एसिडिक एसिड क्यों लिया, वो भी तो वीक था, उसको ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। उससे भी अगर मैं कैलकुलेट करता तो सेम एक्सप्रेशन आता, जो कि एसिडिक एसिड से आने वाला है। तो आइए, रूट के से रूट के कैंसिल हो गया, तो मेरे वाले केस में H पॉजिटिव आ गया बच्चों, रूट के W और रूट के अब मल्टीप्लाई में चला गया ऊपर अपॉन रूट के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसका नंबर, अब पिछला नंबर क्या था ध्यान नहीं, 7 नंबर डाल देते। अब अगर मैं माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव लेता हूं तो ये आता है माइनस लॉग ऑफ इन सब की पावर 1/2, इन सब की पावर 1/2। इस तरह से ऐसे सोल्ट की जो पीएच कैलकुलेशन होती है, -½ log KW -½ log KA, और डिवाइड में तो वो हो जाएगा +½ log ऑफ KB, जिसको अगर मैं सिंप्लीफाई और ज्यादा कर दूं तो फाइनली बनता है 7 +½ pKa -½ pKb। एक चीज और नोटिस करना, आप एक और चीज नोटिस क्या करनी है आपको, कि इस सॉल्यूशन की पीएच में कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रही। इससे पहले दोनों सोल्ट के हाइड्रोलाइसिस में कंसंट्रेशन टर्म आ रही थी। तो पहली बात तो इनकी जो पीएच है वो कांस्टेंट होती है। वीक एसिड वीक बेस से बने सोल्ट के सॉल्यूशन की पीएच कांस्टेंट होती है, और जिन सॉल्यूशंस की पीएच कांस्टेंट होती है और बदलती नहीं है, क्या मैं उनको बफर सॉल्यूशन कह सकता हूं? इसके बाद हम बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो बफर सॉल्यूशन में क्या है, ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच फिक्स रहती है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव या OH नेगेटिव ऐड करने पर या डाइल्यूशन करने पर चेंज नहीं होती, उनको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो गया कि सिंपल बफर के अंदर हम किसको काउंट करते हैं, ऐसे सोल्ट्स को काउंट करते हैं जिनके अंदर एसिड और बेस दोनों कंटेंट वीक होते हैं, जैसे कि अमोनियम एसिटेट, जैसे कि अमोनियम साइनाइड, जैसे कि अमोनियम कार्बोनेट। ये जो सॉल्ट्स होते हैं ये भी बफर का काम कर सकते हैं। तो पहली बात तो इसकी कंसंट्रेशन नहीं है तो ये बफर का काम करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, pKa और pKb की वैल्यूज में अगर डिफरेंस कम होगा
तो ये पीएच उतनी 7 के क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर pKa की वैल्यू बड़ी हो गई, इफ pKa इज ग्रेटर देन pKb, तो पीएच क्या आएगी, मोर देन 7 आएगी। अगर pKb से बड़ा है तो ये इनका आंसर पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू इसमें जुड़ेगी तो पीएच 7 से ज्यादा आएगी, और सही भी है। अगर pKa की वैल्यू pKb से बड़ी है तो एक चीज तो तय हो गई, Ka की वैल्यू Kb से छोटी हो गई, क्योंकि pK और K एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर Ka की वैल्यू Kb की वैल्यू से छोटी है, यानी कि एसिड वाला पार्ट कंपैरेटिवली वीक है बेस वाले पार्ट की तुलना में, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो याद रख लेना, जब pKa की वैल्यू बड़ी होगी pKb से तो सॉल्यूशन बेसिक होगा, और अगर pKa की वैल्यू pKb की वैल्यू से छोटी है तो इसका मतलब Ka बड़ा हो जाएगा Kb से, उल्टे होते हैं। उस केस में आपके जो सॉल्यूशन की पीएच आएगी वो 7 से कम आएगी। और हमारा जो केस है पर्टिकुलरली कौन से वाला, एसिडिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाला, उसमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटे, उसमें pKa और pKb बिल्कुल बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि एसिटिक एसिड के Ka की वैल्यू और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के Kb की वैल्यू एक जितनी होती है, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो क्या मैं कह सकता हूं इस सॉल्यूशन की पीएच एग्जैक्टली 7 होगी जो मैं पढ़ा रहा हूं, यानी कि वो एग्जैक्टली न्यूट्रल सॉल्यूशन आपका होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन का तो कोई रोल वैसे भी नहीं है। इस तरह से हम वीक एसिड वीक बेस के सोल्ट की पीएच कैलकुलेशंस बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे सोल्ट्स के हाइड्रोलाइसिस की जिनके अंदर जो एनाइन या केटाइन पोर्शन है जो हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है वो पॉलीवेलेंट हो, तो फिर पीएच कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है। आइए अब मैं बात कर रहा हूं उन सोल्ट्स की जिनके अंदर एनाइन या केटाइन पॉलीवेलेंट होता है। तो हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सोल्ट हैविंग आइदर पॉलीवेलेंट एनाइन और पॉलीवेलेंट केटाइन, आइदर पॉलीवेलेंट एनाइन और पॉलीवेलेंट केटाइन। ये 5 नंबर में, ये 4 नंबर में आपको मैं बता रहा हूं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट हैविंग पहले एनाइन कर लेते हैं फिर केटाइन को कर लेंगे। पॉलीवेलेंट एनाइन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट हैविंग पॉलीवेलेंट एनाइन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास, पूरी इक्वेशन लिखता हूं, चलो मान लीजिए मेरे पास है सोडियम फॉस्फेट सोल्ट। अब सोडियम फॉस्फेट सोल्ट जब हाइड्रोलाइज होगा तो ये बनाएगा NaHPO4 NaH2PO4 सॉरी, प्लस एक H यहां आ गया तो एक H उधर चला गया NaOH। अगर मैं इसकी नेट इक्वेशन लिखूं जो कि ज्यादा मीनिंगफुल होती है तो फॉस्फेट आयन प्लस वाटर गिव्स H2PO4 -1 प्लस OH नेगेटिव, क्योंकि मैंने बोला था कि आयनाइज करोगे तो एक सोडियम से एक सोडियम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम से सोडियम कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इक्वेशन को लिखता हूं तो यहाँ पर फॉस्फेट वाटर और H2PO4 माइनस OH नेगेटिव बन जाएंगे। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, क्या ये वाला आयन अभी और हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता क्या? एक ही H आएगा, सॉरी दोबारा देखिए। अगर मान लीजिए मेरे पास सोल्ट है, अगर मेरे पास सोल्ट है Na3PO4, तो आपको पता है जो मेंबर स्ट्रोंग बेस से आता है उसका तो हाइड्रोलाइसिस होता नहीं। तो इस सोल्ट में मेरा जो एक्टिव मेंबर है आयन है वो कौन सा, फॉस्फेट आयन है। अगर मैं फॉस्फेट आयन के हाइड्रोलाइसिस की बात करूं तो पहले स्टेप में बनेगा HPO4 -2 प्लस OH नेगेटिव, इससे H का ट्रांसफर इसको हो जाएगा तो ये बन जाएगा HPO4, एक प्लस चार्ज आने के कारण एक माइनस चार्ज कम हो जाएगा, और क्योंकि इससे H चला गया तो बन जाएगा OH नेगेटिव। इस हाइड्रोलाइसिस को मैं KH1 से डिनोट कर रहा हूं।
आप कहोगे KH1 क्यों? क्योंकि क्या अभी और ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता क्या? यस। तो अगले स्टेप में HPO4-2 वाटर से इंटरेक्ट करेगा, एक और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, एक और OH नेगेटिव देगा, तो ये सेकंड स्टेप का हाइड्रोलाइसिस होने के कारण मैं इसको KH2 कहूंगा। अभी और पॉसिबिलिटी है क्योंकि चार्ज बचा हुआ है। थर्ड स्टेप में H2PO4 नेगेटिव फिर वाटर से इंटरेक्ट करेगा, अब कहीं जाके ये न्यूट्रल स्पीशीज बनेगी H3PO4 और OH नेगेटिव रिलीज होने के कारण इस हाइड्रोलाइसिस के स्टेप को मैं थर्ड स्टेप का हाइड्रोलाइसिस कहता हूं, KH3। तो जब भी कोई पॉलीवैलेंट एनायन होता है तो जितनी उसकी वैलेंसी होती है उतनी बार अपने उसको हाइड्रोलाइज करके एक न्यूट्रल स्पीशीज में कन्वर्ट करना होता है। अब अगर मैं आपको सीधा पीएच कैलकुलेशन के फॉर्मूले पे लेके जाऊं, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं लूं, तो मुझे पता है अच्छी तरह से अगर कांस्टेंट KH1 है तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि ये जो KH1 होता है क्या ये KW अपॉन KA3 के बराबर नहीं होगा क्या? अब आप कहोगे सर KA3 कहां से आ गया, आप तो KA बताते थे। याद करो ये जो एसिड है ये क्या इसका थर्ड वाला पार्ट नहीं है क्या? भाई H3PO4 की बात करता हूं। H3PO4 अगर एसिड होगा तो ये आयनाइज होगा H2PO4-1 में, और जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा वो K1 होगा, फर्स्ट स्टेप का आयनाइजेशन। अगर ये फर्दर आयनाइज होगा तो बनाएगा HPO4-2 था ये, -1 -2 सॉरी। तो ये कौन सा स्टेप है इसका? सेकंड स्टेप है। और एक बार और प्रोटॉन देगा, अगर वो एक बार अगर और प्रोटॉन देगा वो, तो जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा? K3। यानी कि जब ये स्पीशीज आयनाइज होती है तो कांस्टेंट K1 आता है, ये स्पीशीज आयनाइज होती है तो कांस्टेंट K2 आता है, और ये स्पीशीज जब आयनाइज होती है तो कांस्टेंट K3 आता है। हमारे पास यहां पर देखना होता है कौन सा एसिड बना है, क्या ये थर्ड वाला एसिड नहीं है क्या? और अगर ये थर्ड वाला एसिड है तो इस एक्सप्रेशन में KH1 में KW के नीचे क्या आएगा? K3 आएगा। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं KH2 की बात करूंगा तो यहां पर कौन सा एसिड इन्वॉल्व है? H2PO4-1, यानी कि इसका कांस्टेंट कौन सा है? KA2, तो यहां आएगा KA2। और थर्ड KH3 में जो एसिड इन्वॉल्व है वो H3PO4 है, और H3PO4 किस कांस्टेंट से आयनाइज होता है? KA1 से, तो यहां आएगा KW/KA1। अब आप मुझे बताइए, हमने पॉलीप्रोटिक एसिड का आयनाइजेशन पढ़ा हुआ है, क्या KA1 इज ग्रेटर देन KA2 इज ग्रेटर देन KA3 नहीं होता क्या? मैंने बोला था ना, फर्स्ट स्टेप में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन होता है, फिर उससे कम सेकंड स्टेप में, सबसे कम थर्ड स्टेप में। तो आप मुझे बताइए, अगर KA1 की वैल्यू हाईएस्ट है और KA3 की वैल्यू लोवेस्ट है, डिवाइड में अगर KA3 आ रहा है तो क्या इसकी वैल्यू हाईएस्ट नहीं होगी? क्योंकि KA3 की वैल्यू लोवेस्ट है और KA1 की वैल्यू हाईएस्ट है, तो डिवाइड में अगर लोएस्ट वैल्यू आती है तो क्या हमारा रिजल्ट हाईएस्ट नहीं होता क्या? क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये सही है तो ये भी सही है कि KH1 मस्ट बी ग्रेटर देन KH2 मस्ट बी ग्रेटर देन KH3? तो ये बिल्कुल वैसा सही हो गया जैसे पॉलीप्रोटिक एसिड का जब आप आयनाइजेशन करते हो, हम कहते हैं फर्स्ट स्टेप का आयनाइजेशन सबसे ज्यादा अच्छा होता है, फिर सेकंड स्टेप का आयनाइजेशन, फिर थर्ड स्टेप का। सोल्ट में भी ऐसे कह सकते हो। इस सोल्ट ने 3 स्टेप में हाइड्रोलाइज किया, फर्स्ट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, सेकंड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, थर्ड हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट। जो डोमिनेट कर रहा है वो फर्स्ट वाला ही कर रहा है। तो जब भी आपके सामने ऐसे सोल्ट की पीएच कैलकुलेशन के लिए आ जाए जिसमें पॉलीवैलेंट एनायन हो, जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द पीएच ऑफ अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ Na3PO4 सॉल्यूशन, आप समझ जाना कि इसमें पॉलीवैलेंट एनायन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पीएच कैलकुलेशन में फॉर्मूला वही है 7+½ pK3 लिखेंगे, क्योंकि जो मेरा KH इन्वॉल्व है उसके अंदर कौन सा K आ रहा है? KA3 आ रहा है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी, हाफ लॉग से। आपको कंसीडर ही नहीं करना KA2 और KA3 की वैल्यूज को। न्यूमेरिकल में वो देगा जरूर आपको, न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू देगा तीनों की, K1 K2 K3। याद रखना पॉलीवैलेंट में केवल आपने 3 वाले थर्ड स्टेप वाले को इन्वॉल्व करना है। इसी का काउंटर एग्जांपल लूं अगर मैं,
अगर मैं इसी का काउंटर एग्जांपल दूसरा लूं और पॉलीवेलेंट एनायन के बजाय पॉलीवेलेंट केटायन ले लूं, पॉलीवेलेंट एनायन की बजाय पॉलीवेलेंट केटायन ले लूं तो क्या होगा? मान लीजिए मैंने लिख लिया, ले लिया सोल्ट फेरिक क्लोराइड। आप लोगों को पता है कि जो आयन स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है उसका तो हाइड्रोलाइसिस होता नहीं। Cl नेगेटिव किस एसिड से आया होगा? HCl से। तो कभी भी हम उस आयन के हाइड्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते जो स्ट्रॉन्ग मेंबर से आता है। पिछली बार मैंने सोल्ट कौन सा लिया बेटा? पिछली बार सोल्ट लिया Na3PO4। आपको पता है अगर सोडियम आयन आया है तो कौन से बेस से आया होगा? Na बेस से। तो एक चीज को याद रखना, ऐसा केटायन जो स्ट्रॉन्ग बेस से आता हो और ऐसा एनायन जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आता हो, हम उसको हाइड्रोलाइसिस में इन्वॉल्व नहीं करते और जो बचा होता है हम उसी के हिसाब से बात करते हैं। इसलिए पिछली बार मैं बात कर रहा था एनायन की और इस बार मैं बात क्या किससे करूंगा? केटायन के बारे में करूंगा। और कौन सा है केटायन? फेरिक आयन है, Fe+3। तो अगर इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा तो मैं उसको काउंट करूंगा एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर, केस नंबर 5 के अंदर, और पॉलीवेलेंट एनायन की जगह क्या कर दूंगा बेटा? पॉलीवेलेंट केटायन। तो इसकी कैलकुलेशन भी बिल्कुल वैसे ही है। फेरिक आयन जब वाटर से इंटरेक्ट करेंगे तो एक OH लेंगे +2 चार्ज और H+ रिलीज कर देंगे। अगले स्टेप में FeOH+2 एक और वाटर से इंटरेक्ट करेंगे और बन जाएंगे FeOH ट्वाइस +1 H पॉजिटिव। और लास्ट स्टेप में ये FeOH ट्वाइस +1 एक और वाटर से इंटरेक्ट करेंगे और बन जाएंगे आपका फाइनल फेरिक हाइड्रोक्साइड और H पॉजिटिव। एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन बनेगा। तो बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूं कि इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट जो KH1 होगा वो क्या होगा? KW/Kb1। इसका जो होगा वो KW/Kb2, बेस ये वाला है। और इसका जो हाइड्रोलाइसिस होगा कांस्टेंट वो होगा KW/Kb3। और आप लोग अच्छी तरह जानते हो फर्स्ट स्टेप का आयनाइजेशन सबसे ज्यादा होता है, फिर सेकंड स्टेप का, फिर थर्ड स्टेप का। K1 लिख दिया मैंने, Kb3। तो क्या मैं सही कह रहा हूं? यहां पर भी KH1 इज ग्रेटर देन KH2 इज ग्रेटर देन KH3 होगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर आपकी, मैंने उल्टा लिख दिया, Kb3 Kb2 Kb1। तो अगर ये वाला सबसे कम है तो KH1 सबसे बड़ा होगा। तो बस लास्ट पॉइंट सुन लीजिए, अगर आपसे कोई FeCl3 कि किसी कंसंट्रेशन की pH पूछेगा तो आंसर होगा 7 -½ बोलिए pKb3 बस, और -½ log C। इस तरह से स्पेसिफिकली आपने pKb3 से कैलकुलेशन करनी है, pKb1 से कैलकुलेशन नहीं करनी। तो इस तरह से हमारे पास मोनोवेलेंट आयन आ जाएगा तब भी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं, पॉलीवेलेंट एनायन या पॉलीवेलेंट केटायन आएगा तब भी हम उसका इस तरह से हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं और पीएच की कैलकुलेशन कर सकते हैं।